गुड आईएमसी। स्वागत है आप सभी लोगों का आईएमसी टॉक्स के आज के एपिसोड में, जहां पर हम बात करने वाले हैं गट हेल्थ यानी स्टमक हेल्थ के बारे में। और आज इसके ऊपर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रमन। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। गुड आईएमसी डॉक्टर रमन। गुड आईएमसी संदीप जी, कैसे हैं डॉक्टर साहब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास सर। डॉक्टर साहब, आज हमने बात करनी है गट हेल्थ के ऊपर। जी सर जी। गट हेल्थ, और अगर मैं इसकी बात करूं तो गट हेल्थ क्या है, पहले थोड़ा सा ये बताइए। क्या ये सिर्फ पेट तक सीमित है या इसका पूरे शरीर पे कोई असर पड़ता है? देखिए संदीप जी, जो हमारा पूरा जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको हम एक तरह से गट बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली वैसे तो गट से जो है लोग ज़्यादातर हमारा जो स्टमक है, जिसको हम पेट बोलते हैं, और इंटेस्टाइन्स आते हैं, उनको लेते हैं। लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो हमारा जो खाने का जो प्रोसेसिंग है वो शुरू होती है हमारे मुंह से। खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, खाने से हमें एनर्जी मिलती है, पोषक तत्व मिलते हैं। जीवन का आधार ही भोजन है एक तरह से देखा जाए। वायु के बिना हम नहीं रह सकते, है ना। ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते, खाने के बिना हम नहीं रह सकते, और पानी के बिना हम नहीं रह सकते जी। ये तीन चीजें जो हैं हमारे जीवन को चलाने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो खाना है, उससे हमें पोषक तत्व मिलते हैं। अब ये खाना सबसे पहले कहाँ जाता है? ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ भी खाया, प्रोटीन खाया या दाल खाई, जो भी खाया, वैसा तो नहीं कि सीधे ब्लड में चला गया। बिल्कुल, वो सबसे पहले एक सिस्टम के थ्रू जाता है। वो सिस्टम हम समझते हैं। सबसे पहले आपने खाना खाया तो आपने पहले उसको मुंह में डाला, मुंह में उसको चबाया। ठीक है, मुंह के अंदर सलाइवा है, जिसको हम अपना थूक बोलते हैं। उसमें कई ऐसे तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कि उसको पचाने में मदद करते हैं। फिर वो थोड़ा सा उसको जो है सॉलिडिफाई करके और उसको जो है थोड़ा सा नरम बना करके वो हमारे फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक में जाता है, उसको हम पेट बोलते हैं। पेट के अंदर जो है उसके ऊपर कई तरह के एंजाइम्स काम करते हैं, एसिड्स काम करते हैं, उसको और तोड़ते हैं। फिर वो उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर जाता है, जिसको हम छोटी आंत बोलते हैं। जो छोटी आंत है वहां पे और जूसेस उसके ऊपर काम करते हैं, एंजाइम्स काम करते हैं और उसको और तोड़ते हैं। और उसमें से जो पोषक तत्व होते हैं उनको वहां पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो धीरे धीरे आपकी बड़ी आंत में जाता है, जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन्स बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में वहां पे जाकर के क्या होता है, उसमें जो है उसको एक तरह से हम कहें तो स्टूल की फॉर्म में उसको परिवर्तित कर दिया जाता है और धीरे धीरे जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो आपका जो गट है, बेसिकली ज्यादातर तो हम उसको इंटेस्टाइन्स और स्टमक से लेते हैं, लेकिन ये पूरा जो सिस्टम है आपका, ये प्रॉपरली जो है हम इसको अगर ये वर्क कर रहा है तो इसे हम एक अच्छी गट हेल्थ बोलते हैं। और आपको ठीक रखने के लिए इस सिस्टम का प्रॉपरली वर्क करना बहुत जरूरी है। ओके जी, तो ये तो बड़ा अच्छा आपने बताया कि ओवरऑल जैसे हमने खाना खाया वो मुंह से लेकर के और हमारे शरीर के बाहर निकलने तक जो भी प्रक्रिया होती है वो पूरी हमने बात करी। तो सब क्या गट हेल्थ को अगर हम एक दूसरा दिमाग बोलें तो क्या ये अतिशयोक्ति तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल। इंटेस्टाइन्स को और हमारे स्टमक को, खासकर इंटेस्टाइन्स को तो मैं बात करूं क्योंकि गट से उसी से लेते हैं ज्यादातर। मतलब इंटेस्टाइन्स को तो बिल्कुल हम सेकंड ब्रेन कहते हैं। उसका रीजन है संदीप जी, जो हमारा इंटेस्टाइन्स है उसके अंदर कई ऐसी नर्व्स होती हैं, कई ऐसी तंत्रिकाएं होती हैं जिनका सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है। ठीक है। अच्छा, आप एग्जांपल देखिए, कोई एकदम से कोई ऐसी घटना किसी के पास आ जाए, जैसे कि कुछ एक्सीडेंट हो गया है, तो एकदम से फर्स्ट फीलिंग क्या होती है? लोग कहते हैं ना, कुछ मुझे लग रहा है, पेट में गुड़गुड़ सी हो रही है, कई लोग वॉशरूम भागते हैं, है ना। कई ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं साइकोलॉजिकल हैं, उनका असर हमारे डाइजेशन पर पड़ता है। ओके, ठीक है। कई बार डाइजेस्टिव इश्यूज का असर हमारे ब्रेन पे पड़ता है। जैसे माइग्रेन जो होता है, हेडेक होता है, उसके अंदर डाइजेशन खराब हो तो हमारे ब्रेन पे असर पड़ता है। तो ये दोनों इंटरलिंक्ड है, इसीलिए इसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है। ओके। तो अगर आपको, और एक चीज और मैं आपको बताऊं कि आप देखिए, अगर डाइजेशन ठीक ना हो, आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है, गट हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप देखिए पूरा दिन आप सुस्ती रहती है ना, चिड़चिड़ापन सा रहता है। बिल्कुल। तो आप देखिए कि ये कितना ज्यादा आपस में इंटरलिंक्ड है। तो गट हेल्थ ठीक रहेगा तो आपका ब्रेन भी ठीक रहेगा, आपका माइंड भी ठीक रहेगा। तो इसको सेकंड ब्रेन कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। तो डॉक्टर साहब, अभी जो आज ज्यादातर लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, उसमें क्या लगता है आपको, क्या अगर हम ये कहें कि 90% सारी बीमारियों की जड़ कहीं ना कहीं शुरुआत होती है आपकी गट हेल्थ से, स्टमक हेल्थ से, डाइजेशन से रिलेटेड? जी जी। तो आपकी क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग? नहीं, देखिए सर, बेसिकली मैंने आपको पहले भी कहा कि तीन चीजों से हमारा जीवन चलता है। ठीक है। सबसे पहले तो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, दूसरा पानी चाहिए, और तीसरा है खाना। तो जो भोजन है, जो कि हमारे जीवन का आधार है, अगर उसकी प्रोसेसिंग ही सही नहीं है तो फिर आपकी बॉडी प्रॉपर्ली कैसे वर्क करेगी? ये तो जाहिर सी बात है। बिल्कुल। ठीक है। गाड़ी किस चीज पे चलती है? पेट्रोल पे चलती है, फ्यूल पे चलती है। अब वो फ्यूल ही प्रॉपर्ली इंजन तक नहीं पहुंच रहा तो गाड़ी कैसे काम करेगी? तो वैसे ही बॉडी है। तो आपका गट प्रॉपर्ली वर्क करे,
सबसे पहले तो ये है कि आपका खाना ठीक हो, आपका आप अच्छी तरीके से अपना खाना खाएं, सही तरीके से खाएं। दूसरा, उसकी प्रोसेसिंग प्रॉपर हो। तो जब प्रोसेसिंग प्रॉपर हो गई उसकी, यानी कि उसमें से जूसेस ठीक बनेंगे, न्यूट्रिएंट्स ठीक मिलेंगे, तभी तो ना आपकी बॉडी का एक ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है आपको सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। और जब प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी तो धीरे धीरे बॉडी की इम्यूनिटी के ऊपर असर पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ पर भी असर पड़ेगा। तो गट हेल्थ के ऊपर तो फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद के अंदर तो कहा गया है कि मैक्सिमम बीमारियों का कारण ही आपका डाइजेशन है। ठीक है, मंदाग्नि जिसको हम बोलते हैं, हम अग्नि की बात बार बार करते हैं। बिल्कुल, आयुर्वेद के अंदर तो अग्नि के ऊपर, डाइजेशन के ऊपर इतना ज्यादा फोकस किया गया है। ये कहा गया है कि जिसकी डाइजेशन ठीक नहीं है, जिसकी अग्नि ठीक नहीं है, वो कभी भी हेल्दी रह ही नहीं सकता। क्योंकि प्रोसेस तो सबसे पहला यही है। बिल्कुल, है ना। आप खाना खाएंगे तभी तो शरीर चलेगा, उसी में से टॉक्सिन्स बनेंगे। अगर डाइजेशन अच्छा होगा तो बॉडी अच्छी तरीके से ग्रो करेगी, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स अच्छे तरह से मिलेंगे, प्रोसेस प्रॉपर होगा, हड्डियां प्रॉपर्ली बनेंगी, कैल्शियम प्रॉपर्ली उसमें से मिलेगा। ठीक है, ब्लड प्रॉपर्ली बनेगा, आयरन प्रॉपर उसमें से मिलेगा। तो जो भी आप खा रहे हैं उसी में से तो आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तभी तो बॉडी चल रही है। बिल्कुल। तो गट हेल्थ के ऊपर तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अक्सर हम पुराने जमाने में ये बात करते थे और अभी भी वो चरितार्थ है, मुझे लगता है कि जैसा खाओगे आप अन्न, वैसा रहेगा आपका ओवरऑल मन और शरीर, मन और तन। हाँ जी जी। तो ऑब्वियसली आप जो खा रहे हैं वही आपके स्वास्थ्य को या तो बनाएगा या बिगाड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो वो निर्भर करता है कि आप अपनी डाइट के माध्यम से क्या ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, और फिर बॉडी उसको कैसे आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। जी जी। आजकल लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है, तो तनाव बढ़ रहा है, नींद भी प्रॉपर लोग नहीं ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज हम सबके हाथ में ये यंत्र है तो वो रात भर हमें सोने नहीं देता। कब रात पे हम बेड पे लेटे और कब 12-1 बज गया, 2 बज गया, पता ही नहीं चलता। जी जी। और जब तक हमारी नजरें पहुंचती हैं वहां की, अरे टाइम क्या हो रहा है, और फिर हमें लगता है तो बड़ी लेट हो गए हम। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है ये इन तीनों चीजों का क्या हेल्थ के ऊपर, स्पेशली गट हेल्थ के ऊपर क्या रोल है? नहीं, देखिए, लाइफस्टाइल का तो गट हेल्थ पर असर है ही है। चाहे आप मोबाइल की बात कर लीजिए, प्रॉपर नींद नहीं आ रही है उसकी बात कर लीजिए, ओवरऑल लाइफस्टाइल की बात कर लीजिए, क्योंकि ये लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है मोबाइल। अब इसके बिना छोड़ नहीं सकते, क्योंकि काम हमारा इतना ज्यादा इस पे डिपेंडेंट है। सारी कम्युनिकेशन आप देखिए, हर एक चीज मोबाइल में आ चुकी है। बिल्कुल। पर अगर आप ज्यादा इसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है, तो ओवरऑल आपकी गट हेल्थ पर असर पड़ेगा। ठीक है, लाइफस्टाइल की हमने बात करी। लाइफस्टाइल क्या है? देखिए, जीवन जीने का एक तरीका है। ठीक है, शरीर एक मशीन की तरह काम करता है, हम बार बार कहते हैं। इस मशीन की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, जिसकी वजह से हम हेल्दी रहें। लेकिन आज के समय में, जैसे आपने बताया कि जो हमारा दिनचर्या है उसका असर इस पे पड़ रहा है। अब गट को हेल्दी रखने के लिए आपको प्रॉपर एक्सरसाइज की भी जरूरत है। ठीक है, प्रॉपर नींद की भी जरूरत है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि गट और ब्रेन दोनों का आपस में रिलेशन है। बिल्कुल। ठीक है, आपको भूख लगती है, आपको कैसे पता लगता है? हाँ, पेट में थोड़ा एक अजीब सी फीलिंग होती है। ठीक है, खिंचाव सा होता है। ठीक है, उसमें क्या है, जब आप काफी देर तक खाली पेट रहते हैं तो आपकी जो उसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिकाएं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं, वो ब्रेन को सिग्नल देती हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो आपको लगता है मुझे भूख लग रही है। ठीक है, अच्छा, अगर आप स्ट्रेस में हो तो कई बार लोगों को भूख नहीं भी लगती, है ना। तो आप देखिए कि अगर लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आप ज्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो उसका असर आपके डाइजेशन पर पड़ेगा। जो बॉडी के जूसेस निकलने होंगे वो प्रॉपर्ली नहीं निकलेंगे, खाना ढंग से नहीं पचेगा। आपने मोबाइल की बात करी, अब आजकल एक फैशन और हो गया है कि खाना खाते हुए हम लोग मोबाइल देख रहे हैं, या खाना खाते हुए टीवी देख रहे हैं। तो आपका ध्यान कहाँ पे है? उस चीज में है, टीवी में, जो भी आप देख रहे हैं उसके अंदर है। तो आप जब वहां पे ध्यान दे रहे हैं तो आपका अपने खाने के ऊपर ध्यान नहीं है। बिल्कुल। आप उसकी प्रॉपर च्यूइंग नहीं करेंगे, उसको ढंग से चबाएंगे नहीं। अच्छा, कई लोग ऐसा करते हैं, जल्दी जल्दी खाना खा लेने लग पड़ते हैं। हाँ जी। ठीक है, कि यार चलो देखते देखते। अच्छा, आप खाने को जो है उसका टेस्ट को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। भाई, आपका जीवन जिसके ऊपर चल रहा है उसको तो आप प्रॉपर्ली करो। बिल्कुल। अब कई बार आप टीवी देख रहे हैं, कोई सीरीज देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई इसमें स्ट्रेस्ड सीन है, कोई रिलैक्स सीन है, कई बार क्राइबिंग तेज हो जाती है, कई बार स्लो हो जाते हैं आप। तो ये वेरिएशन आता ही, वेरिएशन रहेगा। और आजकल तो कल्चर भी है, आप मॉल में जाते हैं, पिक्चर हॉल में बैठेंगे तो वहाँ सर्व भी किया जाता है, भाई पॉपकॉर्न खा लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, चिप्स खा लो, या कुछ भी खा लो। तो क्राइबिंग को तो वहाँ पे वो इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, दूसरा क्या है कि आप ना उसके, मैं बात करता हूँ टेस्ट की, मैं बात करता हूँ, चलिए हम टेस्ट की भी बात कर लेते हैं। तो आपको टेस्ट का भी नहीं पता लग रहा, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और पे है। ठीक है, दूसरी चीज, टेस्ट जो है वो 6 तरह का आयुर्वेद में बताया गया है। रस, टेस्ट, मधुर,
अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। मधुर मतलब कि मीठा, अम्ल मतलब कि थोड़ा क्षारीय है, खट्टा मीठा, ठीक है, लवण यानी कि नमकीन, कटु मतलब कड़वा, तिक्त मतलब तीखा, और कषाय मतलब कि हाँ थोड़ा सा, जैसे हम बोलते हैं जैसे पान होता है वो थोड़ा कषाय रस होता है, ठीक है। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि ये 6 के 6 जो रस हैं ये आपको रेगुलर लेने चाहिए। अच्छा, हाँ जी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम सिर्फ एक ही चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, मधुर या फिर तीखा, या तो बड़ा चरपरा चाहिए या मीठा चाहिए, तो उसका असर भी आपके डाइजेशन पर पड़ रहा है। बिल्कुल, ठीक है। तो आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो जीवन जीने का तरीका है, उसके अंदर अगर आप अपने डाइजेशन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉब्लम्स होनी है। मोटापा है, जो भी हम प्रॉब्लम की आगे बात करेंगे, ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। तो मतलब ये जो 6 आपने रसों की बात करी, अगर वो 6 रस आपकी बॉडी में नहीं, आप वो तत्व वैसे नहीं खा रहे हैं, तो मेरे समझ से उस बॉडी में उस हिसाब से आपके हार्मोन सेक्रेट नहीं होंगे, बाइल जूसेस सेक्रेट नहीं होंगे जी, और बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग फिर नहीं होगी। देखिए संदीप जी, जो ये आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है ये तो बहुत डीप है। इसको इतना हम इसको एक्सप्लेन करें, जितना एक्सप्लेन करें उतना कम लगेगा, लेकिन भी अगर आपने बात करी तो थोड़ा मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ये 6 रस हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, इनका रिलेशन 3 दोषों से है, वात पित्त कफ से है। ओके। आयुर्वेद कहता है हर एक चीज बैलेंस में चाहिए। आयुर्वेद का एक ही सिद्धांत है, एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस। नींद भी बैलेंस में होनी चाहिए, खाना पीना भी बैलेंस में होना चाहिए, ऐसे जो टेस्ट है वो भी बैलेंस में होना चाहिए। अगर आप ज्यादा मीठा खाएंगे तो आपकी बॉडी में कफ दोष बढ़ता है। अच्छा, ठीक है। अगर आप ज्यादा तीखा खाएंगे तो पित्त बढ़ेगा, क्योंकि पित्त हॉट नेचर होता है। अगर आप ज्यादा कटु खाएंगे, कड़वा खाएंगे या फिर कषाय खाएंगे, ठीक है, तो वात बढ़ेगा, क्योंकि वो ड्राइनेस, कषाय जो होता है वो ड्राइनेस कॉज करता है। ओके, ठीक है। तो आप जिस चीज का ज्यादा यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आपके दोष जो है बढ़ेंगे और फिर आपको वो प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है। एग्जांपल लेते हैं एसिडिटी का। एसिडिटी मतलब कि जब पेट में जलन होती है तो ये उसको ज्यादा होगी जो ज्यादा तिक्त रस खाएगा, यानी कि तीखा खाएगा। तीखी चीजें कई लोग हैं जिनको मतलब मजा ही नहीं आता, जब तक उनको मिर्च ना मिले, मसाला ना मिले, तो वो कहते हैं हमें मजा ही नहीं आ रहा खाने में। करेक्ट। तो ऐसे ही दोषों के ऊपर अगर हम जाएंगे तो दोष जो है अलग अलग रसों से बढ़ते हैं। हालांकि ये टॉपिक बिल्कुल अलग है, लेकिन इसका असर भी आपकी गट हेल्थ पर पड़ेगा ही पड़ेगा। जी जी। ओके। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात करी थी कि लोग बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। हाँ जी। और एक होता है कि देर रात में, आज हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि हम देर रात तक घर पहुंचते हैं, काम धंधे से कोई भी देर रात तक पहुंचा, लेट आप स्नैकिंग कर रहे हैं या खाना भी कई बार लेट खा रहे हैं, तो इसका क्या असर पड़ता है ओवरऑल गट हेल्थ के ऊपर? नहीं देखिए, और किस तरीके से नुकसानदायक है? अब आप देखिए ना कि आपका जो सिस्टम है बॉडी का, जो बायोलॉजिकल क्लॉक हम उसको बोलते हैं, जो आपका एक सिस्टम बनाया हुआ है, वो ये है कि दिन में हमें काम करना है, रात को हमें थोड़ा क्या मतलब प्रॉपर आराम करना है। थोड़ा तो नहीं, आराम करना है। जब आप रात को लेट नाइट खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी उसको कंज्यूम नहीं करेगी, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, जब आप एक रिलैक्स मोड में जाएंगे, जब आप सो जाएंगे तो बॉडी का ओवरऑल सिस्टम स्लो हो जाएगा। ठीक है। अब आप रात को जब भरपेट खा लेंगे, ना तो आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बाद, ना आप पूरा दिन काम कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, तो बॉडी एक स्लो मोशन में चली गई, रिकवरी फेज में है। करेक्ट। उस समय आप बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा लोड डाल दें कि वो सारी एनर्जी जो है उसको पचाने में लगा दे, ये तो गलत बात है ना। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। एक मशीन है जिसको आपने रेस्ट मोड में डाल दिया और आप उसको बोल रहे हैं कि रेस्ट मोड में भी तुम काम करो, जब उसका सही समय काम करने का, मॉर्निंग का जो एक्टिविटी का फेज है पूरे दिन का, आप क्या कर सकते हैं? होना तो ये चाहिए कि सुबह का ब्रेकफास्ट आप हेल्दी करें, हैवी करें, अच्छा खाना खाएं उसके अंदर, ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स लें, ठीक है। दोपहर का खाना भी आप ठीक खा लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो रात का लेट नाइट आपका जो ये कल्चर है डिनर का, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। एक कहावत है जिसको हम बार बार कहते हैं कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, खाना खाओ राजा की तरह, सुबह का नाश्ता जो करो, बिल्कुल ठीक है। लंच लाइक अ पुअर, ठीक है, गरीब की तरह थोड़ा सा, और डिनर लाइक अ बेगर, मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला, छोड़ दो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है सर, इसका उल्टा हो गया है। जब तो रात को मतलब पूरा दिन थका हारा इंसान, इसी वजह से आपके गट की इश्यूज हो रहे हैं, फैटी लीवर हो रहा है, ठीक है, इसी वजह से जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से जो है वेट गेन हो रहा है, और सारी चीजों की जड़ जो है वो आपका सिस्टम, यही सिस्टम है। तो इसको तो सुधारना ही पड़ेगा। जो लेट नाइट का जो डिनर का कल्चर अब बन गया है, ठीक है, आप कभी कभार शादी में गए, किसी फंक्शन में चले गए, वो समझ आता है, चलो ठीक है, वो एक ओकेजनल हो गया। लेकिन रेगुलर हैबिट में तो इसको मैं तो कभी भी हम नहीं कहेंगे कि इसको आप जो है एक हैबिट में इसको डालें। आजकल डॉक्टर साहब ये देखा जा रहा है कि नॉर्मली गैस हो गई, एसिडिटी हो गई या कब्ज की, जैसे आपने बात करी,
आजकल देखा जा रहा है कि ये बड़ा नॉर्मल सा हो गया है और लोग बड़ा इसका कॉमन ट्रीट करने लगे हैं। अरे गैस ही तो है, कोई बात नहीं, एसिडिटी है, अच्छा उल्टा पुल्टा खाया था थोड़ा हो गई है, या कब्ज हो रही है, फ्रेश नहीं हो पा रहे मॉर्निंग में लोग। तो क्या लगता है, ये एक मामूली ही बात है या ये भविष्य में जाकर के कुछ बड़ी समस्या का कारण बन सकता है? अब आप देखिए, जो हमने प्रोसेस की बात करी स्टार्टिंग में, खाना खाया, वो पचा, वेस्ट मटेरियल निकला। आप सोचिए कि आपके घर के अंदर जो है सफाई रोज ना हो। आप ला रहे हैं, सामान ला रहे हैं बाहर से, सब कुछ लेके आ रहे हैं, कचरा अंदर ही है, कचरा अंदर पड़ा हुआ है, क्या हुआ सर? स्मेल हो जाएगी, सी बात है, स्मेल आएगी, सड़ जाएगा, ठीक है, बैक्टीरिया पैदा होंगे, बिल्कुल, गंदगी होनी शुरू हो जाएगी, आपका रहना वहां पे मुश्किल हो जाएगा। यही हाल आपके शरीर के साथ हो रहा है, तो फिर लोग इसको इग्नोर करते हैं। और ये प्रॉब्लम जब इग्नोर की जाती है, ब्लॉटिंग है, जब आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम शुरुआत में हुई, इसका मतलब शरीर आपको संकेत दे रहा है कि भैया आपका डाइजेशन ठीक नहीं है। वो कारण कोई भी हो सकता है, आपका गलत खान पान हो सकता है, आपका ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है जिसकी हमने बात करी है, स्ट्रेस हो सकता है, वो एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। लेकिन अगर शरीर के अंदर इंडाइजेशन हो रहा है, पेट में भारीपन जिसको हम बोलते हैं, बदहजमी जिसको बोल रहे हैं, डकार आ रहा है, इसका मतलब शरीर आपको बता रहा है कि भैया ठीक नहीं है, रुक जाओ। आप तब भी नहीं रुक रहे, आप तब भी नहीं रुक रहे, आप बोलते हैं नहीं भैया कोई बात नहीं, चलो एसिडिटी है कोई बात नहीं, लाओ भाई गोली खाइए, आधे घंटे से मतलब गोलगप्पे खा लो, एंटासिड ले लिया, कोई सिरप पी लिया, एक हैबिट बन गई। क्यों? क्योंकि दिमाग जो है या मन जो है वो कंट्रोल में नहीं हो रहा। हम अपने शरीर की नहीं सुन रहे। हमें तो लग रहा है यार समोसे आए हैं, अगर ये समोसे मिक्स हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। एक चीज तो ये हो गई। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जब वो रेगुलर हैबिट बन गई तो लोग क्या बोलते हैं, अरे मुझे तो एसिडिटी हो जाती है, कोई नहीं यार खा लो तो दवाई थोड़ी बहुत ली, थोड़ा बहुत कभी हल्का फुल्का लिया, लेकिन फिर उसी रूटीन पे आप आ गए। करेक्ट। धीरे धीरे करके फिर हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। धीरे धीरे करके फिर आगे चल के जो है कॉन्स्टिपेशन की मैं बात करूं तो कॉन्स्टिपेशन पहले क्या होगा, कभी कभी दिक्कत होगी, ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, चलो यार नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है। धीरे जब प्रॉब्लम ज्यादा होने लग पड़ती है तो कोई चूर्ण वगैरह ले लेते हैं, लेकिन हैबिट्स को चेंज नहीं करते। बिल्कुल, जो एक्चुअली में मर्ज है, जो एक्चुअली में प्रॉब्लम है, उसको हम नहीं ट्रीट कर रहे हैं, हम उसका एक परमानेंट की जगह टेम्परेरी सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। हाँ जी, टेम्परेरी सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपने खान पान को ठीक रखें, सही तरीके से खाएं, जिसके हम बार बार बात कर रहे हैं, प्रॉपरली खाएं, बैठकर एक जगह पे खाएं, ठीक है। आधे से ज्यादा दुनिया को तो मुझे लगता है कि सही तरीके से खाने का नहीं पता कि सिस्टम क्या होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आयुर्वेद की मैं बात करूं थोड़ा सा, मैं आपको और बताऊंगा, जैसे हमने रस की बात करी थी। अच्छा, ज्यादातर लोग मीठा कब खाते हैं? खाना खाने के बाद खाते हैं ना, ठीक है। अब शायद कई लोग कुछ मीठा हो जाए अब कुछ लोग इससे मेरी बात से शायद असहमत भी होंगे कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद में सबसे पहले मधुर रस का सेवन बताया गया है। आप देखिए आज भी कई जगह पे हिंदुस्तान में ऐसी जगह है जहां पे सबसे पहले मीठा परोसा जाता है। ओके। क्यों? क्योंकि मधुर रस जो है, जो मीठा है, वो हैवी है पचाने में। अब आपने पेट उतना ऊपर तक खा लिया, उसके बाद मीठा उसके लगे आप फिर रबड़ी खाने, है ना, जो भी हम मिले, है ना, तो वो आपका तो डाइजेशन ऑलरेडी बेचारा वो यहाँ तक भर गया, वो कह रहा बस कर, लेकिन रहा नहीं जा रहा। तो जब आपने हैवी चीज पहले खा ली तो आप भोजन कम खाओगे, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो सिस्टम ये है, ठीक है। आराम से बैठ के एक जगह पे खाइए। जब आप खाना खा रहे हैं तो आपका जो पहनावा भी होना चाहिए वो रिलैक्स होना चाहिए। चलो ठीक है, हम तो ऑफिस में अगर आप आजकल है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि ऐसी जगह खाना खाइए जहाँ पे थोड़ी शांति हो, ठीक है। माइंड को रिलैक्स करके खाइए, गुस्से में मत खाइए, है ना। एकदम से गुस्से में लोग खाना खा रहे होते हैं, बड़े गुस्से में, उसका क्या असर आपके शरीर पे पड़ेगा, ठीक है। इवन यहाँ तक भी लिखा गया है कि जो खाना बना रहा है उसका भी जो मन है वो रिलैक्स होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ऐसी बातें भी कही गई हैं। खैर अब उस पर तो हम नहीं जा सकते क्योंकि आजकल कल्चर वैसा हो गया है, लेकिन आपके जो कंट्रोल में चीजें उनको तो कंट्रोल करिए आप। करेक्ट। दूसरों को नहीं कर सकते, खुद को तो करिए। बिल्कुल, ठीक है। तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देंगे, खान पीन पे ध्यान देंगे, तो संदीप जी गट हेल्थ को ठीक रखना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा वही हम खाने पीने की बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा ही जानना चाहूँगा। अभी हमने कुछ तो बात करी कि भाई एसिडिटी हो जाएगी, ब्लोटिंग हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन लीड कर सकता है। हमने थोड़ी सी बात करी थी पहले कि मोटापा हो सकता है अगर आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है। इसके अलावा और कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो कॉमनली देखी जाती हैं, जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं गट हेल्थ से? देखिए, गट हेल्थ का मतलब क्या है, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं कि आपका प्रॉपर सिस्टम काम करे, ठीक है। आप खाना खाया, आराम से पच गया और वेस्ट मटेरियल बाहर निकल गया, सिंपल सी बात है, इतना ही है। बिल्कुल। अब खाना ढंग से नहीं पचेगा तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। जब आपका डाइजेशन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा तो आपके शरीर में टॉक्सिन एक्यूमुलेट होंगे, ठीक है। टॉक्सिन एक्यूमुलेट होंगे तो आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग नहीं रहेगी, स्किन के ऊपर इसका असर देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा, आपके जो स्ट्रेस लेवल बढ़ेंगे, चिड़चिड़ापन रहेगा, ठीक है, एंजाइटी होगी।
फ्रेश फील नहीं करेगा इंसान, फ्रेश फील नहीं करेगा। मूड जो होगा उसका वो ऐसा रहेगा, थका थका सा, चिड़चिड़ा सा, चेहरे पे कोई चमक नहीं रहेगी, रौनक नहीं रहेगी। करेक्ट। बॉडी के अंदर जब टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो लीवर के ऊपर इसका असर पड़ेगा, पेट में भारीपन, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये तो है इमीडिएट इफेक्ट। आयुर्वेद के अंदर, अगर मैं दोबारा आयुर्वेद पे बात करूं, तो आयुर्वेद में कहा गया है कि जब आपका खाना ढंग से नहीं पचता तो जो रस है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो जूस है जिसकी वजह से आपको पोषण मिलता है, वो प्रॉपरली नहीं बनेगा। एग्जाम्पल हम बार बार देते हैं, वो गैस का देते हैं कि आपने खाना बनाने रखा, ठीक है, आपने बहुत ज्यादा आंच दे दी तो आज खाना जल जाएगा, बिल्कुल कम आंच कर दी तो खाना पकेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा। वैसे आपकी अग्नि है, डाइजेशन है, तो आपकी अग्नि सम होनी चाहिए, ना ज्यादा हो ना कम हो। तो अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, खासकर अगर वीक हो गया, तो आपका जो जूस है वो ढंग से नहीं बनेगा, बॉडी इसको नहीं बनाएगी और आपके शरीर में वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इसको हम आम बोलते हैं आयुर्वेद में, आम वर्ड है एक। अच्छा। ये वो दूसरा आम नहीं है, आम। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि कई ऐसी बीमारियां जैसे ज्वाइंट पेन्स भी आयुर्वेद में इसी से रिलेटेड माने गए हैं। ओके। कई लोगों को ज्वाइंट पेन होता है, ठीक है, अकड़न आ जाती है। अच्छा, मॉडर्न साइंस में आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो पेन किलर देते हैं। आयुर्वेद जो क्या करता है, आयुर्वेद हम सबसे पहले पेशेंट को ये पूछते हैं कि भैया तुम्हारा डाइजेशन कैसा है। वो कहता है जी मुझे भूख नहीं लगती, खाना नहीं पचता, इसका मतलब आम है। हम उसको ऐसा कुछ मेडिसिन देंगे जिसका डाइजेशन ठीक हो जाए, जूसेस ठीक बने, टॉक्सिन्स ना बने, उसके ज्वाइंट पेन्स ठीक हो जाते हैं। तो देखिए आप आयुर्वेद का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना ज्यादा डीप है। वो तो होलिस्टिक है कि हाँ जी, ठीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि आप गट हेल्थ की जब बात कर रहे हैं, अभी आपने बोला, और सच्चाई भी वही है कि जो भी हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर में पूरी तरीके से पचे और जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी से बाहर हो जाए। हाँ जी। अब अगर प्रॉपर खाना ही हम नहीं खा रहे हैं या प्रॉपर खाना अपने तरीके से वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो डाइजेस्टिव जूसेस आपके निकलेंगे नहीं, वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। न्यूट्रिएंट अगर एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो बॉडी के सारे अंगों पर असर पड़ेगा। एग्जैक्टली। एक टर्म मैं पढ़ रहा था कहीं, गट माइक्रोबायोम। ये क्या होता है डॉक्टर साहब? और ये कैसे हमारी गट हेल्थ से रिलेटेड है? जो गट माइक्रोबायोम जो आप बात कर रहे हैं, ये वैसे कॉन्सेप्ट जो है मॉडर्न साइंस का है। ओके। मॉडर्न साइंस का मानना ये है, और ये ऐसा है भी, पाया भी गया है कि जो हमारे इंटेस्टाइन्स होती हैं इनमें कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज भी रहते हैं। ओके। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इनका एक बहुत बड़ा रोल है डाइजेशन के लिए। ओके। लेकिन आज की लाइफस्टाइल, गलत खान पान, खासकर फास्ट फूड, ज्यादा मसाले वाला खाना खाना, ठीक है, खाने के अंदर आप देखिए, अब आप बाहर जो खाना खाते हैं, हम जैसे पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, जो लोग रेगुलर खा रहे हैं, और उसमें पता नहीं कैसे कैसी चीजें उसमें डाली जा रही हैं। ज्यादातर पेन किलर्स जो लोग ज्यादा खा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स का एक मिसयूज हो रहा है। इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा अभी जो बातें चल रही है कि एंटीबायोटिक्स का हमारे देश में बहुत मिसयूज हो रहा है। तो जब एंटीबायोटिक्स आप खाते हैं तो वो आप शरीर में जो इन्फेक्शन है उसको खत्म करने के लिए खा रहे हैं, लेकिन वो आपके इन हेल्दी बैक्टीरियाज को भी खत्म कर देते हैं। ओके। अब जब ये माइक्रोबायोम जो गट के हैं, ये अगर खराब हो गए या मर गए या डेड हो गए किसी वजह से, या फिर इनकी जो वहां पे जो सिस्टम था वो हिल गया, तो आपके डाइजेशन के ऊपर असर पड़ेगा। ओके। जिसकी वजह से ब्लॉटिंग होना, पेट में भारीपन होना, कईयों को बार बार लूज मोशन होना, ऐसी कई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इनको प्रॉपरली मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जो है, जैसे हम बात करते हैं इसके लिए, तो सबसे पहले आपका जो है, जो आप अननेसेसरी पेन किलर खाते हैं या एंटीबायोटिक्स खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, इसको कम करें। तो जब आप इसका एक तरह से इनका प्रिवेंशन करेंगे तो फिर आपकी डाइजेशन जो है और बढ़िया होनी शुरू हो जाएगी। ओके जी। तो कहीं ना कहीं ये रिलेटेड प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक टर्म यूज हम यूज करते हैं, कहीं कोई उससे रिलेशन है इनका? देखिए, जो प्रोबायोटिक है वही जो है, जो गट जो बैक्टीरिया उनको हम प्रोबायोटिक ही कहते हैं एक तरह से देखा जाए। ये एक सिनोनिम है माइक्रोबायोम का। तो प्रोबायोटिक वही है जो कि आपके डाइजेशन को इंप्रूव करे हेल्दी बैक्टीरिया से। प्रीबायोटिक ऐसी चीजें जो कि इनको बचाती हैं या इनकी हेल्थ को सुधारती हैं, गट हेल्थ को सुधारती हैं। एक तरह से देखा जाए तो इन बैक्टीरिया को प्रिवेंट करती हैं, तो वो चीजें प्रीबायोटिक कहलाती हैं। और प्रोबायोटिक तो ये बैक्टीरिया ही हैं। प्रीबायोटिक में जैसे हम दही का एग्जांपल ले लेते हैं, वो भी एक प्रीबायोटिक की तरह काम करता है। ईसागोल भी प्रीबायोटिक की तरह काम करता है। तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं अगर आप अपनी गट हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं। ओके जी। तो क्या डॉक्टर साहब, अगर सिर्फ अपने खान पान को चेंज किया जाए तो उससे भी गट हेल्थ सुधारी जा सकती है? बिल्कुल है, ऑब्वियस सी बात है। ये तो देखिए, आपका खाना ही है, मैं तो बार बार कहता हूँ, खाना हमारा आधार है। बिल्कुल। ठीक है। अब आप जो, जैसे आपने कहा था कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा तन और मन, है ना? तो आपका गट हेल्थ जो है आपके खाने के ऊपर, आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं और कब खाते हैं, ये चार चीजें आपको समझ में है। ठीक है। क्या खाते हैं, खाने में आपको जितना हो सके हेल्दी चीजों का उपयोग करना है, वेजिटेबल्स का आप उपयोग करिए। ठीक है। घर का बना खाना खाइए, सिंपल है। बाहर का खाना नहीं खाना, घर का बना खाना खाइए।
सिंपल है, ठीक है। तली चीजें, फास्ट फूड से दूर रहिए, ठीक है, ये चीज हो गई। ज्यादा मसाले वाला खाना हो गया, ज्यादा ओवरकुक्ड खाना भी जो होता है, बहुत ज्यादा लोग देखो तड़का मारते रहते हैं, वो भी गलत है। एक सिंपली खाना अच्छा बनाइए घर के अंदर, जो टेस्ट में भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। इसके साथ साथ खाने के अंदर जो है पोषक तत्व आपके होने चाहिए, ठीक है। जब आप इन चीजों को लेंगे तो आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी। नंबर 2 आ गया, ये तो हो गया क्या खाना है। नंबर 2 हो गया कितना खाना है। जब भूख लगे तब खाना खाना है, और हर खाने के बीच में कम से कम 6 से 8 घंटे का गैप होना चाहिए। ज्यादा भूख लगे तो बीच में कोई एक आधा फल ले लिया, कुछ ले लिया। जो अननेसेसरी स्नैकिंग है उसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे मतलब मन किया, देखिए जैसे 2 रोटी आपने खा ली दोपहर को, चावल दही सब, एक अच्छा खाना आपने खाया, 2 बजे आपने खाना खाया, लगा पता 3:30 बजे आपको किसी ने समोसा खिला दिया, वो भी खाने लग पड़े, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। कभी कभार हो गया। पर अगर आप रेगुलर हैबिट ऐसी बना रहे हैं, कोई बिस्किट खा रहे हैं, कोई नमकीन खा रहे हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो वो नहीं आपको करना है। तो समय अपना निर्धारित करना है, और जरूरत कोशिश करिए कि एक ही समय पे अपना खाना खाइए। नंबर 2 तो क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, और लास्ट में कैसे खाना है, ठीक है। तो कैसे खाना है, जिसकी मैं पहले बात कर चुका हूं। आराम से, इत्मीनान से, शांति जगह पे बैठिए, आराम से अपने खाने को समय दीजिए। कई लोग मैं देखता हूं अभी खाना खाने बैठते हैं और 5 मिनट मुड़ जाते हैं, फटफट खाया, पता नहीं कहाँ की जल्दी है उनको। भैया जिससे जीवन चल रहा है उसको तो समय दो, बिल्कुल, ठीक है। कोई नेगेटिव बात ना करें, खुश होकर खाना खाएं। वो जो अन्न है जिसने आपको जीवन देना है, उसको तो मतलब एक तरह से आप माने कि वो दूसरा भगवान ही है, मैं तो ये कहूंगा, है ना। इसलिए हमारे जो है शास्त्रों में और हमारे इस सब में अन्न को जो है देवता कहा गया है, बिल्कुल, ठीक है। तो वो रिचुअल्स तो खैर अब नहीं रहे, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो तो करें। तो उसको एक्सपीरियंस करें, मजे से, आनंद से खाएं। एक एक बाइट का जो है आप आनंद लें, है ना, और आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी ठीक हो जाएगी। तो इन 4 चीजों पे आपको काम करना है। वेरी राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम लोग करते हैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपको एक वर्ड में, हाँ या ना में, या एक सेंटेंस में उसका उत्तर देना है। चलिए सर, ट्राई करते हैं। अब बिल्कुल ट्राई करेंगे सर। तो सबसे पहला सवाल, सुबह खाली पेट गर्म पानी, ये मिथ है या मैजिक है? मैजिक है। वेरी गुड। रोज की एसिडिटी बीमारी या लाइफस्टाइल गलती? लाइफस्टाइल गलती। दही रोज खाना सबके लिए सही है या नहीं? किसी किसी के लिए ठीक है, और खाना भी है तो दिन में खाना है, रात में नहीं। कब्ज का सबसे अंडररेटेड कारण क्या है? गलत खान पान। प्रोबायोटिक कैप्सूल जरूरी या ओवर हाइप? जरूरी। ओके। देर रात खाना, जितना लेट होना डेंजर जोन है? डेंजर जोन है, बिल्कुल, अभी रोक दीजिए। स्ट्रेस आपकी सेहत ज्यादा खराब करता है या गलत खाना? स्ट्रेस। वैसे दोनों ही है। गट हेल्थ के लिए सबसे खराब आदत आपकी नजर में क्या है? लेट नाइट स्नैकिंग, अननेसेसरी खाना। क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग गट के लिए फायदेमंद है? फायदेमंद है। ओके। पानी ज्यादा पीना फायदा या गलत टाइमिंग? टाइमिंग के हिसाब से पीजिए, सही मात्रा में पीजिए। चाय ऑब्लिक कॉफी, दोस्त या दुश्मन? दोनों ही दुश्मन है, लेकिन मैं प्रेफर कॉफी को करूंगा, और वही ब्लैक कॉफी। ओके जी। गैस और ब्लोटिंग एक ही समस्या है या अलग अलग है? देखा जाए तो एक ही समस्या है। अगर किसी को एंटीबायोटिक खानी पड़ गई है तो उसके बाद सबसे जरूरी रिकवरी स्टेप क्या होता है? हरी सब्जियां खाइए, ठीक है, और पानी ज्यादा पीजिए। ओके। गट हेल्थ सुधारने में कितने दिन में फर्क दिखता है? हफ्ते से 15 दिन। ओके डॉक्टर साहब, तो जो फास्टेस्ट फिंगर्स वाले जो हमारे सवाल थे उसमें तो मैं जीत गया हूँ। बिल्कुल आप जीत गए। जी सर। तो डॉक्टर साहब, अभी हम आयुर्वेद की बात कर रहे थे, और आयुर्वेद में हमने देखा था कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी सेहत के लिए होलिस्टिक काम करती है। मैं जानना चाहूंगा, ओवरऑल अगर किसी की गट हेल्थ गड़बड़ हो ही गई है, क्योंकि आजकल दिनचर्या, लाइफस्टाइल, खान पान ऐसा हो ही गया है कि हम कितना भी चाहें फिर भी ब्लोटिंग हो ही रही है, गैस बनी रही है, आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो ही रही है। अगर ऐसी किसी की प्रॉब्लम हो जाती है तो आयुर्वेद में ऐसा क्या है जिससे हम इसकी रिकवरी कर सकते हैं? तो देखिए संदीप जी, मैं तो ये मानता हूं गट हेल्थ और डाइजेशन के लिए, पेट से संबंधित समस्याओं के लिए आयुर्वेद से बेहतर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये आज हमारे दर्शक मान ले इस चीज को। एक छोटी सी चीज है, हींग। हमारे घर में है, बिल्कुल है। हींग, आप गैस की प्रॉब्लम होती है, खाते हो, गैस पर आराम मिल जाता है। अजवाइन, ठीक है, जीरा, ठीक है, ये सारी चीजें आयुर्वेद के अंदर वर्णित हैं डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो आयुर्वेद जो है, इसका सबसे मुख्य फोकस ही इसी चीज पर रहा है, अग्नि पर, जिसकी मैं बाबा बात कर चुका हूं। आयुर्वेद के अंदर मैक्सिमम बीमारियों का कारण आपकी जठर अग्नि, आपकी डाइजेशन को माना गया है।
और क्योंकि उसका सिंपल सा जो है प्रिंसिपल है, क्योंकि जिसकी हम बार बार बात कर चुके हैं कि हमारा शरीर भोजन से चल रहा है, और अगर ये भोजन ठीक तरह से पचेगा तभी काम आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसमें आपको आयुर्वेद का उपयोग करना है। ठीक है, तो आयुर्वेद के अंदर कई ऐसी जड़ी बूटियां, इसके मैंने नाम लिया, इसके अलावा कुटकी है, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, नाम गिनाते चले जाएंगे, लिस्ट खत्म नहीं होगी। इतना ज्यादा आचार्यों ने विस्तार से इसको लिखा। ओके, ठीक है, अलग अलग तरह के चूर्ण बताए, अलग अलग तरह के फॉर्मुलेशंस बताई हुई हैं। ठीक है, चित्रंग नाम की एक जड़ी बूटी होती है जो कि इंडाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया है। ये हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है उसको बढ़ाती है। ठीक है, हमारे आयुर्वेद के अंदर जो जिंजर है, ठीक है, अदरक है, उसको जब हम सुखा लेते हैं तो वो हम उसको बोलते हैं सौंठ, उसका बहुत अच्छा रोल बताया गया है। ओके, तो ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां संदीप जी। कॉन्स्टिपेशन के लिए आयुर्वेद के अंदर इतना सब कुछ भर भर के बताया गया है। मतलब मैं तो कहता हूं कि प्रकृति ने डाइजेशन के लिए हमें इतना सब कुछ दे रखा है डाइजेशन को ठीक रखने के लिए, और अगर गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए भी, कि मुझे नहीं लगता कि हमें किसी और सिस्टम की जरूरत है। लेकिन फिर भी लोग जो होते हैं, थोड़ा मैं ये समझूंगा कि उनको ज्ञान नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। मैं तो कहूंगा अगर आपको डाइजेशन की कोई भी प्रॉब्लम है, बिना देरी किए आप आयुर्वेद को यूज करना शुरू कर दीजिए। जी, तो आयुर्वेद में अब क्योंकि आपने बताया बहुत सारी जड़ी बूटी हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास उपलब्ध हैं, बिल्कुल, मगर इन सारे ऑप्शन को एक आम इंसान को मुश्किल हो जाता है, प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी। तो आईएमसी में ऐसे क्या प्रोडक्ट हैं, क्योंकि मुझे लगता है हमारे पास आईएमसी में भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो डाइजेस्टिव हेल्थ पे काम करते हैं और डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए स्पेसिफिकली बनाए गए। अब उसमें भी कई बार कंफ्यूजन होती है, कई प्रकार के चूर्ण हैं या कई प्रकार के और ड्रॉप्स हैं, सिरप्स हैं। तो हमें क्या लेना चाहिए, किस कंडीशन में हमें किस चीज की तरफ जाना चाहिए, किसको हमें प्रेफर करना चाहिए, या क्या कॉम्बिनेशन हमें यूज करना चाहिए? देखिए, इसमें क्या है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया जड़ी बूटियां बहुत सारी हैं, कई तरह की फॉर्मुलेशंस हैं, तो हमने फिर आईएमसी के अंदर भी इसको बहुत ज्यादा कैटेगराइज किया। तो एक तो ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आपका डाइजेशन अच्छा रहे, आपको मोशन ठीक आए। तो मैं तो कहता हूँ कि एक तो आयुर्वेद के अंदर एलोवेरा का बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो भी इंसान अपने डाइजेशन को ठीक रखना चाहता है वो रेगुलरली एलोवेरा जूस का यूज करना शुरू कर दे। मतलब एलोवेरा का यूज करे, जो हमारा जूस हमने बना रखा है आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। तो जब आप रोजाना एलोवेरा लेंगे तो एलोवेरा के अंदर एक खासियत होती है, फाइब्रस होता है, और हमारा तो है भी फाइब्रस जूस। करेक्ट। तो ये क्या करता है, आपकी इंटेस्टाइन्स के अंदर एक तरह से लुब्रिकेशन पैदा कर देता है, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। करेक्ट। तो अगर आपका पेट ही, देखो ज्यादातर जो पेट की समस्या है उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन एक चीफ कंप्लेंट रहती है, सबसे बड़ी समस्या यही हाँ रहती है। कि अब आप देखिए ना, मैं कह रहा हूँ आपको गैस की प्रॉब्लम हो रही है, आपका ढकार आपको आ रहा है, एसिडिटी हो रही है, अगर आपका पेट ही साफ हो जाए तो सारी समस्या है ना। थोड़ा सा इसको और अगर हम समझना चाहें तो ये वायु एक तरह से, आयुर्वेद कहता है कि जब आपका पेट साफ नहीं होता, मल जो है वो नहीं निकलता, तो वात जो है, वायु जो है वो ऊपर को चढ़ती है। तो वही काम हो रहा है, आपको नीचे से अपना सिस्टम क्लीन करना है, वात जो है बाहर निकल जाएगी। करेक्ट, सिंपल सी बात है। तो मैक्सिमम केसेस अगर आपके डाइजेशन ठीक रखनी है तो उसमें आप जो है एलोवेरा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एलोवेरा का आप सुबह यूज कर लीजिए, 1 से 1.5 ढक्कन आप ले सकते हैं पानी में मिला के। ओके, ठीक है। और एक आयुर्वेद की बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है एक आयुर्वेद का, अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है और वो चाहता है कि उनका डाइजेशन ठीक रहे, हल्की फुल्की गैस वगैरह रहती है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो एक आयुर्वेद के अंदर एक कॉम्बिनेशन है जिसको हम बोलते हैं पाचक अरिष्ट। अब पाचक अरिष्ट जो है वो जो है सारी ऐसी औषधियां जो कि आपके खाने को पचाने में मदद करती हैं। तो आईएमसी ने पाचक अरिष्ट बनाया हुआ है। ओके, आप इसको जो है 20 से 30 ml इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मिला के दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के बाद लेते रहिए, ये आपके डाइजेशन को ठीक रखेगा। ठीक है, ये चीज हो गई। तीसरा, खाने को पचाने में लीवर का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो आप, हमारे पास जो है लीवर के लिए एक रेंज है जिसमें हमारा लीवर केयर एक सिरप आता है, उसकी टेबलेट्स भी आती हैं। आप साथ में उसको भी ऐड कर लीजिए। तो लीवर केयर सिरप है, आप 2 चम्मच दिन में 2 से 3 बार, और टेबलेट 1 से 2 गोली दिन में 3 बार खाना खाने के बाद लेंगे, तो आपको डाइजेशन काफी हद तक ठीक रहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके नॉर्मल उसके लिए है। ऐसे ही हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट बनाया खासकर उन लोगों के लिए जिनको इंडाइजेशन रहती है, बार बार पेट में डकारें आती रहती हैं, भारीपन रहता है, उनको इंस्टेंट कुछ रिलीफ चाहिए, तो हमने एक प्रोडक्ट बनाया एलोडाइजेस्ट। ये एक तरह से एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, इसके अंदर हमने नीलगिरी डाला हुआ है, इसमें अजवाइन डाला हुआ है, कपूर डाला हुआ है, मेंथोल डाला हुआ है, और बहुत ही अच्छा इजी टू यूज है, बच्चे भी इसका यूज कर सकते हैं, ड्रॉप फॉर्म में है ये। तो आपने इसको ओपन किया, आधे गिलास पानी में इसकी 10-15 बूंदे डाली और इंस्टेंटली वर्क करता है। जैसे आपको कहीं ट्रैवल में है, आपने गलत फल खाना खा लिया, किसी पार्टी में खा लिया, आपको एसिडिटी हो रही है, पेट में भारीपन हो रहा है, आप तुरंत उसको डालिए, तो उससे आपकी गैस जो होती है निकल जाती है,
और आयुर्वेद में कहा गया है, अच्छा आपको मैं चीज बताऊं, जब डकार आ जाता है तो खाना खाने के बाद हल्का फील होता है, कई बार वात अड़ जाती है, तो ये उसको भी निकालता है और आपको एक तरह से अच्छे एक डकार आते हैं तो आपका जो है ये सिस्टम नॉर्मलाइज हो जाता है। तो आप एलो डाइजेस्ट को यूज करिए, ठीक है, और इसको आप रेगुलर भी यूज कर सकते हैं, बच्चों को भी आप इसको दे सकते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल चीज हो गई। दूसरी जो एक और प्रॉब्लम है जिसकी हम बात कर सकते हैं वो है हाइपर एसिडिटी। ओके, यानी कि पेट में जलन होना, एसिडिटी होना, आम भाषा में इसको बोलते हैं, ठीक है। आयुर्वेद में इसको अम्ल पित्त नाम से कहा जाता है। अच्छा, ठीक है। जब बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बनने लग पड़ता है, या फिर ऐसे लोग, अच्छा कई लोग ऐसा भी आपने देखा होगा कि सुबह नाश्ता नहीं करते। मैंने कहा सही टाइम पे खाना, कई लोग सुबह नाश्ता नहीं करते। आपका मैंने कहा बायोलॉजिकल सिस्टम ऐसा है, उसको पता है कि अब काफी देर तक इंसान खाली पेट रहा, उसको आपको भूख भी लग रही है, आप इग्नोर कर रहे हैं, तो एसिड तो रिलीज कर रहा है, वो एसिड धीरे धीरे आपकी अंदर की लाइनिंग को बर्न करना शुरू कर देता है, अल्सर्स पड़ जाते हैं। तो हाइपर एसिडिटी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, अगर इसको नहीं कंट्रोल किया गया सही खान पान के द्वारा, सही रूटीन के द्वारा, तो आगे चल के अल्सर्स हो जाते हैं और अल्सर फट भी सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम है, जिसको हो जाए फिर वो बहुत परेशान रहता है, दर्द बहुत भयंकर होता है। तो उससे बचे रहने के लिए आप अपने खान पान को ठीक रखें, मसाले वाला खाना ना खाएं, तली चीजें, ज्यादा चाय, इन सब का सेवन ना करें, ठीक है, गर्म चीजों का सेवन ना करें। और हमने एक प्रोडक्ट बनाया है क्योर एसिड, ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और एक तरह से ये भी बहुत इंस्टेंटली वर्क करता है। इसका सिरप और टेबलेट हमने बनाया हुआ है, तो आप इसका 2-2 चम्मच दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, ठीक है, और टेबलेट 1 से 2 बार अगर आप लेंगे तो ये भी बहुत जल्दी जो है आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम में जो है काम करता है। इसके साथ साथ गैस के लिए हमने कुछ चूर्ण भी बना रखे हैं संदीप जी, जैसे कि एक हमारा गैस अवे चूर्ण है। आपको बार बार पेट में भारीपन रहता है, ब्लॉटिंग रहती है, तो आप इंस्टेंट रिलीफ के लिए गैस अवे चूर्ण ले सकते हैं। 1 से 2 चम्मच चूर्ण को जो है खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से आप ले लीजिए, ठीक है, आप उसका यूज कर सकते हैं। नॉर्मल डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए एक चूर्ण है हमारे पास, स्वादिष्ट पाचक चूर्ण, बड़ा अच्छा है, चटपटा सा है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं नॉर्मल डाइजेशन के लिए। वो तो हर घर में यूज होना चाहिए, जिसको प्रॉब्लम ही नहीं है। खाना खाने के बाद आयुर्वेद में भी कहा गया है कि खाना खाने के बाद कुछ औषधियों को लो जिससे आपका हाजमा ठीक रहे, तो उसको आप रेगुलर यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं। टेस्ट उसका बड़ा अच्छा है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है। कई लोग मैंने देखा है सालों दर सालों कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं, वो बहुत कुछ ट्राई करते हैं। कॉन्स्टिपेशन जो है एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर इसके ऊपर समय रहते काम ना किया जाए तो ये फिर क्रॉनिक हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है, क्योंकि आपका जो मोशन है उसको बॉडी धकेलती कैसे, जो आपकी इंटेस्टाइन है उसकी मूवमेंट होती है, बिल्कुल आते जो लार्ज इंटेस्टाइन उसकी मूवमेंट होती है, वो स्टूल को आगे धकेलती है। जब एक समय इतना आ गया कि आपकी कॉन्स्टिपेशन इतनी ज्यादा हार्ड हो गई कि एक तो स्टूल प्रॉपरली नहीं बन रहा, बहुत हार्ड बन रहा है, और दूसरा वो उनको इंटेस्टाइन्स वर्क नहीं कर रही हैं, तो बहुत ज्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस अवस्था तक तो आप पहुंचे मत। तो जैसे मैंने एलोवेरा का नाम दिया, आप उसका यूज करिए, ठीक है। आप लीवर केयर सिरप यूज करिए, आपको दिक्कत है। और एक टेबलेट हमने बना रखी है फ्रेश मॉर्निंग, ओके। तो ये जो टेबलेट है, ये आपको जो है, अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है, ठीक है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, 1 से 2 गोली रात में सोते समय, ठीक है। साथ में जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स होते हैं उनको अपनी डाइट पे बहुत ध्यान रखना है, उनको हाई फाइबर डाइट लेनी है, जैसे सलाद हो गया अपनी डाइट के अंदर, इसका यूज करना है। मैंने एलोवेरा जूस की तो मैंने खैर बात भी करी, ठीक है। मैदे वाली चीजों से दूर रहिए, जो जैसे ब्रेड वगैरह होती है इसको आप मत लीजिए, ठीक है। पानी आपको ज्यादा पीना है, ठीक है। एक्सरसाइज, वॉक भी करनी है साथ ही साथ, ओके, ठीक है। तो जब आप ये चीजें करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन में भी आपको काफी हद तक आराम देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आईएमसी ने आपके लिए एक फैसिलिटी दे रखी है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर का नंबर है 9809843098। इस पे आप कॉल करिए, अपनी क्वेरी बताइए और कहिए कि हमें डॉक्टर से बात करनी है। हमारे डॉक्टर्स आपको कॉल करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है वो आपको गाइड करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको मेडिसिन या प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको ओवरऑल अपने खान पान के तरीके को सुधारना है। करेक्ट। तो डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और हमारे पास फैसिलिटी भी है, तो मुझे लगता है हमारे सारे बिजनेस पार्टनर्स को, अपने जितने भी नियर एंड डियर वंस हैं, उनको ये फैसिलिटी का लाभ दिलाना चाहिए। साथ ही साथ हमारे पास आप अपने पैनल में जाकर के डॉक्टर कंसल्टेशन की रिक्वेस्ट रेज भी कर सकते हैं। तो अगर कई बार होता है आप कॉल कर रहे हैं, कॉल रश ज़्यादा है, नहीं मिल रहा है, तो आप अपने पैनल पर जाकर के हमें रिक्वेस्ट रेज भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम जब बात कर रहे थे तो एक चीज़ आ रही थी इंटरमिटेंट फास्टिंग की। जी जी। आजकल बड़ा एक सोशल मीडिया पे बड़ा हल्ला है इसको लेकर के कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी।
मगर अभी भी मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कितने घंटे तक की होनी चाहिए, और जरूरत से ज्यादा, जैसे कई बार अभी आप बात कर रहे थे कि मॉर्निंग में लोग नाश्ता ही नहीं करते हैं, जरूरत से ज्यादा अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो क्या ये लाभकारी है या नुकसानदायक भी हो सकती है? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब क्या है, इसको थोड़ा हम पहले समझ लेते हैं। फास्टिंग का मतलब होता है उपवास रखना, व्रत रखना, ठीक है। फास्टिंग, आपने खाना नहीं खाया, ठीक है, तो विधान है हमारे शास्त्रों में भी है कि बीच बीच में आपको फास्टिंग कर लेनी चाहिए। फास्टिंग करने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, एक तरह से रिबूट हो जाता है, तो अच्छी बात है। कभी कभार हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार आपने नॉर्मल पूरे दिन फास्टिंग कर ली, रात को खाना खा लिया, तो ये तो एक नॉर्मल फास्टिंग हो गई। इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल एक बहुत ज्यादा कल्चर में आ गया है। ये ज्यादातर वो लोग कर रहे हैं जिनका वजन ज्यादा है, ठीक है, जो ओवरवेट है। तो इसमें जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली क्या है कि आप जो है खाना खाएंगे एक पर्टिकुलर विंडो में खाएंगे, मतलब कि एक पर्टिकुलर समय रखेंगे, पूरे 24 घंटे आपके पूरे दिन में होते हैं, तो उसमें से आपने फॉर एग्जांपल 16:8 की आपने एक जो है एक इंटरमिटेंट फास्टिंग का आपने शेड्यूल बनाया, तो 16 घंटे आपको कुछ नहीं खाना है, 8 घंटे आपको खाना है, ठीक है। इस तरह से 14/10 का भी रहता है कि 14 घंटे कुछ नहीं खाया, 10 घंटे खा लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब आप खाली पेट रहते हैं काफी देर तक, खासकर ऐसे लोग जिनको मोटापा ज्यादा है, तो आपको काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, तो बॉडी क्या करती है, जो आपके शरीर में फैट जमा है उसको बर्न करने लग पड़ती है, ठीक है। तो एक ये अच्छा तरीका है, नो डाउट, एक तरह से अपने वजन को भी कंट्रोल करने का, लेकिन इसको करने का एक तरीका है। अब जो लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है या जिनको कोई बीमारियां हैं, ठीक है, ऑलरेडी आप किसी ना किसी तरह से चैलेंज से जूझ रहे हैं और आप अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर समय पे खाना नहीं दे रहे हैं, तो वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है तो उसमें कई लोग जो है खाना मॉर्निंग का स्किप कर देते हैं, तो मॉर्निंग का खाना फर्स्ट मील जो है वो तो आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने पूरा दिन काम करना है, तो वीकनेस रहेगी, थकान रहेगी, ठीक है, उसका असर आपको बॉडी के ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं तो आपको अपनी जो डाइट है उसको सही पोर्शन में लेना बहुत जरूरी है, करेक्ट, कि आपकी कैलोरीज भी मेंटेन हो जाए, आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट वैल्यू भी मिल जाए। तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका गोल क्या है। अगर तो आपका वजन बहुत ज्यादा है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाइए, अदरवाइज आप रात का खाना हल्का कर दीजिए, मैं तो ये बोलूंगा, लाइट खाना खाइए। अगर आप लाइट खाना भी खाते हैं, खासकर रात के समय में, अगर आपका वजन ज्यादा भी है और अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं भी करना चाहते, तो रात का खाना हल्का रखिए, जिसमें आप अनाज को छोड़ दीजिए, नॉर्मल दाल ले लीजिए, सूप ले लीजिए, सैलेड ले लीजिए, तो भी आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। नॉर्मल इंसान को मुझे नहीं लगता इंटरमिटेंट फास्टिंग की इतनी जरूरत है। 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, अगर आप चाहें कोई भी दिन अपने हिसाब से अपनी मान्यता के अनुसार रख लीजिए, बॉडी रिपोर्ट हो जाएगी। लेकिन नॉर्मल इंसान के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है इतनी। करेक्ट। डॉक्टर साहब, चलते चलते मैं चाहूंगा 3 ऐसी चीजें आप बताएं जो अगर फॉलो करने लग जाए तो एक व्यक्ति अपने गट हेल्थ को, डाइजेस्टिव हेल्थ को बेहतर रख सकता है। तो देखिए 3 चीजें। नंबर 1, अपना खाना सही समय पे खाना है, ठीक है, टाइम से खाना है। नंबर 2, भूख रख के खाना है। और नंबर 3, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, बॉडी को रेस्ट का समय देना है। ये 3 चीजें आप कर लीजिए, आपकी गट हेल्थ बिल्कुल सही रहेगी। ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू आज सर, आप यहाँ पर आए और इतनी बढ़िया जानकारी हमारे सभी दर्शकों को आपने दी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मुझे उम्मीद है कि इनको गट हेल्थ के बारे में आज पूरी जानकारी मिल गई होगी। जी जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा हमने यहाँ पर बात करी गट हेल्थ के बारे में। गट हेल्थ से रिलेटेड कई अवधारणाएं भी हैं, गट हेल्थ से रिलेटेड कई भ्रांतियां भी हैं, उसको भी हमने कवर किया। गट हेल्थ क्यों ज़रूरी है, ओवरऑल हेल्थ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं ये हमारे दूसरे दिमाग के रूप में काम करता है गट हेल्थ। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आज की जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहेगी, और इस जानकारी को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इसको शेयर करें अपने सभी दोस्तों को, मित्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को, जिससे वो सभी भी गट हेल्थ के बारे में सही जानकारी लेकर के अपनी गट हेल्थ को बेहतर रख सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर जल्दी मिलेंगे आपसे दोबारा किसी और टॉपिक के साथ, किसी और एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड IMC।